बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। ये तो तुमने परसों तारीख की किताब में पढ़ा था। नहीं मुंशी जी, करीम शाह ने मुझे बहुत पहले बता दिया था। तेरा उस्ताद मैं हूँ या वो करीम शाह अलिफ के नाम पर लठ नहीं जानता। इन शेरों में कदे मुश्तरक उनका हस्निया अंदाज था जो दबिस्तान लखनऊ की खूबसूरत और शफाफ जुबान में जाहिर होता था। ये पढ़ाई में दिल भी लगाते हैं या सिर्फ शरारत ही करते रहते हैं? माशाअल्लाह बहुत ज़हीर है शब्बू में, भाई दिल भी लगा रहे हैं। भाई मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि इन्हें अंग्रेजी की अच्छी तालीम दी जाए ताकि ये पढ़ लिख कर बैरिस्टर बन सके। चचा जान, सुल्तान अल्तमश का बचपना भी सबक आमूज है। उसके बचपन की भी कुछ ऐसी ही कहानी मशहूर है। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। जी हाँ मियाँ, ये 13वीं सदी ईस्वी के शुरू जमाने का किस्सा है और उसी जमाने की मुस्तनद फारसी किताब में दर्ज है। वो किस्सा क्या है? किस्सा यूं है कि वस्त एशिया के शहर बुखारा में किसी आलिम या शेखुल इस्लाम ने बच्चे को बाजार में अंगूर लाने के लिए भेजा। इत्तफाक से एक कराजा यानी वहां का उस जमाने का सिक्का जो उस बच्चे को अंगूर खरीदने के लिए दिया गया था, बेख्याली में उसके हाथ से कहीं गिर गया और बच्चे पर अपने मालिक का खौफतारी हुआ। वो वहां बेबसी की हालत में खड़ा हुआ जार जार रो रहा। इतने में एक सफेद दाढ़ी और पुरनूर चेहरा लिए हुए एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने उस बच्चे से रोने का सबब जब दरियाफ्त किया तो उसने बताया कि मैं शेखुल इस्लाम का ज़रख़रीद गुलाम और मेरा सिक्का कहीं गिर गया है। अब अगर बगैर अंगूर के मैं वापस जाऊंगा तो वो मुझे गजब में आकर कत्ल कर देंगे। उस जमाने में उनके मालिक गुलामों को कत्ल भी कर सकते थे और उनको फरोख्त भी कर सकते थे। फिर उस बुजुर्ग ने अपने दामन से बचे आंसुओं को पोंछा और उस बच्चे को सीने से लगाकर प्यार किया और अपनी जेब से निकालकर एक कराजा उसे दिया ताकि वो अंगूर खरीद सके। बच्चा खुश होकर जब अंगूर लेकर वापस जाने लगा तो उन्हीं बुजुर्ग ने उससे रोककर कहा कि जब बड़े हो जाएं तो अपने जैसे बच्चों का ख्याल रखिएगा और अगर बादशाह हो जाए तो दरवेशों और फकीरों की मदद करें। ये बच्चा सीने बलोक पहुंचकर फरोख्त होते हुए खरासान पहुंचा और हिंदुस्तान आकर सुल्तान अल्तमश नाम का बादशाह हुआ। उनका कहना था कि आज जिस बुलंद मर्तबा पर पहुंचा हूं ये उन्हीं बुजुर्ग की दस्तगीरी और फैज रसानी की वजह से है। बहुत ही सबक आमोज किस्सा सुनाया आपने। किस्से कहानियों के चक्कर में तो हम आपकी चाय ही भूल गए।
शब्बू मियाँ, ऐसा कीजिए, अंदर जाके बता दीजिए कि खलील नाना आए हैं, 3 चाय भेजी जाए। अब्बू, अम्मी जान गई है। जब मैं तोते को पानी पिलाने गया, अम्मी ने पूछा ये कौन लाया है, मैंने कहा खलील नाना लाए हैं। शब्बू मियाँ, मैंने चाय पी ली है, आप सिर्फ 2 के लिए कहिएगा, मैं अब घर जाऊंगा। अब बेटे, चाय की ख्वाहिश तो हमें भी बिल्कुल नहीं। चिड़ियों को दाना डालने जाना है। शब्बू मियाँ, अब की आएंगे तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सा तोता लेकर के आएंगे, ठीक? लेकिन ख्याल रखना, आपकी मत उड़ा देना उसे। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। जी हाँ, जी हाँ, आपने चिड़िया खाना जो खोल रखा है, जाहिर है दाने पानी का इंतजाम तो करना ही होगा। बिल्कुल, उनके दाने पानी का इंतजाम हमें ही करना होता है। हम चिड़ियों के बगैर नहीं रह पाते हैं, वो चिड़ियाँ हमारे बगैर नहीं रह पाती। क्या बात है चाचा, चलिए चलिए आइए, चलिए आइए। सर, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। उस जमाने में इतनी पढ़ी लिखी माँ किसे नसीब होती थी? हाँ, बाज़ औक़ात जब मैं आजकल के अखबारात या टीवी पर मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स की तस्वीरें देखता हूँ, या फिल्मी अदाकारों के ज़र्क़ बर्क़ लिबास या नीम उरिया पैकरों पर नज़र पड़ती है, तो मेरी वालदा इन सब से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। मुमकिन है कि ये मेरा तासुब हो, क्योंकि माँ की कशिश बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा होती है। बहुत खूब सर। हाँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि हमारी वालदा के अलावा हज़ारों हसीनाएँ हमारे वतन में ऐसी मिल जाती हैं जो माशरे की पाबंदियों की वजह से मिस यूनिवर्स या फिल्मी अदाकारा नहीं बन सकी, वरना शायद वो भी यकता रोज़गार होती। बीवी, आपका बच्चा जिन्नातों की ज़द में आ गया है। चुनांचे 1 सफ़ेद मुर्ग, 1 तोला ज़ाफ़रान, 1 सेर पचमेल मिठाई और मुबलिग 5 रुपए 10 आने मुख्तलिफ अजीज़ा के लिए, और 1 मुर्ग बिरियाँ, ये इंतज़ाम करिए आप और फिर मेरे पास लाइए। मैं उसका कुछ हिस्सा आपको भेजूंगा, जिसे आप बच्चे को आधी रात को उठाकर खिलाइएगा। और हाँ, ख्याल रखिएगा इसे कोई दूसरा न खाने पाए, वरना खतरा हो जाएगा। मैं कारी अमल पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। चचा, पानी भर दिए ने, और कोनो काम हो तो बता दो। अरे कोई काम वाम नहीं है, जल्दी में हो का? खाना खा लो। सच बात तो यही है, अब भूख बहुत जोरन की लगी रहे और पेट में चूहा भी कूदत रहे, इसीलिए जल्दी जाइत रहे। तुम बैठो, हम खाना लेके आए रहे हैं। लो भाई, चलो खाना खाया जाए।
अबे कई दिन का भूखा था, सारा का सारा खाना खा गया है। हमारा अब खाना खाए जा रहे हो तुम। चाचा मुसलमान होकर कैसी बात कर रहा तो? मैं मुसलमान होने का मतलब ये छोड़िए कि हम अपना भी खाना तुमको खिला दें हैं। खफा मत हो चाचा, तुम्हें कहो जब हम खाए हैं। अबे उल्लू के पत्थर मैंने झूठ मूठ कहा था, सच्ची मुँह थोड़ी कहा था। का झूठ मूठ कह रहे हो? अब कुछ भी कहो चाचा, पेट तो भर गया है, अब नींद भी बहुत जोरों की आ रही, चलता हूँ। नींद भी बहुत आ रही है, चलता है, पेट भर गया है, पड़े आया। और बेगम, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? शुभू बेटे, हाँ अब्बू। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा हूँ अब्बू। खेल से तो खुदा जाने आपकी कैसी दिलचस्पी है। अब इन्हें देखिए, पहले लड़का बीमार था, अब खुद बिस्तर पकड़ लिया। इस चटोरी लड़की को जो तुम बीवी बनाकर लाए हो, तो ये घर का सब रुपया पैसा खा पीकर तल्फ कर देगी। इस लिखापोटी को ये पता नहीं कि हमारे दादा के परदादा मुल्ला शाह अब्दुल हफीज से जिन्नातों के बादशाह ने मुआहिदा करा रखा है। इनकी 7 पुश्तों तक किसी फर्द को इनकी कौम सता नहीं सकती। खुदा ही जाने कि हमारे बाप दादा के घर का ये हर्राफ क्या हश्र करती है। अम्मी मेरी नाव बना दो। अम्मी आप रो क्यों रही हो? अब आपकी अम्मी के जिस्म में इतनी ताकत नहीं बची मेरे लाल। अफसोस तो इस बात का है कि आप समझ भी नहीं सकते अपनी अम्मी की इस हालत को। पर आपके मुस्तकबिल का खौफ मेरी रगे जान में उतर गया है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गए। अफसोस कि 1936 में तकरीबन 28-29 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त हमारी उम्र तकरीबन 9-10 बरस की होगी। मुझे इस कमसनी में छोड़कर जाने का उन्हें बहुत गम था। हालांकि मुझे इस बात की खबर भी न थी, क्योंकि ज़्यादातर वक्त मैं खेल में मसरूफ़ रहता था। बदकिस्मती से मेरे साथ वही कुछ हुआ जिसके बारे में वो रुखसत होते वक्त सोचा करती थी। अच्छा, आपके वालिद ने फिर शादी कर ली? हाँ, हमारे वालिद को चंद अरसे के बाद हालात से मजबूर होकर शादी करनी पड़ी और हम सौतेली माँ के हवाले हो गए। इत्तेफाक से हमारी माँ के साथ उनके पहले शौहर के 2 बेटे भी साथ आए थे।
मैं तुमको करीम मियाँ की नकल करके दिखाता हूँ। टोपी तो रही गई। मेरी टोपी है, मैं पहनूंगा। ये मेरी टोपी है, मैं पहनूंगा। मेरी है, ये मेरी है, मेरी। अरे ये मेरी टोपी क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? छोटे मियाँ, इन बच्चों से उलझना ठीक नहीं है। मालूम है आपको, आपकी नई अम्मी आ गई हैं। ये उन्हीं के बच्चे हैं। हाँ। करीम शाह को भेजना। जी। हुजूर, आपने मुझे बुलाया था? जी हाँ, आप इधर आइए। आपको पढ़ने लिखने से तो कोई मतलब है नहीं। इस वक्त आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जाइए और जाकर अपनी किताब उठा लाइए और यहाँ बैठ के पढ़िए। जाइए। और हाँ करीम मियाँ, नए बच्चे आए हैं घर में, इनका कुछ ख्याल रखें आप। वारिस की फितरत से तो आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन हुजूर, छोटे मियाँ ने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, फिर भी नए मेहमानों की खातिर होनी चाहिए। उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं होना चाहिए कि वो किसी गैर के घर में है। जी हुजूर, जरूर। बेहतर है। चाहिए और अपने बाकी काम निपटाइए। और आप यहाँ बैठ के पढ़िए। सर, आपकी अम्मी को इसी बात का गम सताता होगा। जी हाँ, वो हमेशा मुझसे लड़ा करते थे और फैसला कराने के लिए अपनी माँ के पास दौड़े जाते थे। जाहिर है कि फैसला उन्हीं के हक में होता था और मैं अपनी माँ को याद करके रह जाता था। सबसे ज़्यादा खौफ मुझे इस बात का रहता था कि मामला वालिद साहब तक पहुँच सकता है और वो मुझ पर ज़्यादा सख्ती करते थे। लेकिन उनकी सख्ती मेरी इस्लाह और तालीम के लिए होती थी। इसका मतलब आपके वालिद का रवैया आपकी शरारतों की वजह से काफी सख्त था। जी हाँ। और आप? मेरे अंदर तवानाई की बिजलियां भरी हुई थी। तेज दौड़ने, कुश्ती लड़ने, पंजा लड़ाने और पानी में तैरने के मुकाबले में हर लड़के से मैं बाजी मार ले जाता था। बीड़ी और हुक्का पीने की आदत तो मुझे नौकरों ने डाल दी थी। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वालिद साहब मुझ पर सख्त निगरानी रखते थे। वो मुझे सिर पर अंग्रेजी बाल कभी नहीं रखने देते थे। उनका हज्जाम महीने में एक बार आकर मेरा सर मूंद जाता था। और बशीर मियाँ, घर में सब खैरियत? जी जी बिल्कुल खैरियत है। बच्चे की तबीयत कैसी है? ठीक है जनाब। छोटे कर दूं? हाँ हाँ, छोटे कर दो। अच्छा। और ये जो कलम खत सही रखे ना आपका? बिल्कुल बिल्कुल जी।
ये क्या हुआ शिबू मियाँ? अब आपका काम पूरा हो गया। इनके बाल मोड़ दो। जी अच्छा, बेहतर है। आइए बेटा, अब आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। जूता उतारिएगा। शाबाश। और ऐसे ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। थोड़ा आगे इसकी, और थोड़ा सा कुर्ता ऐसे उठाइए, हाथ ऊपर कीजिए। शाबाश, ये कुर्ता उठा दिया भाई है। और फिर आपके बाल भी ना गिरे कपड़े पे, है ना? ये देखिए बेटा, ठीक है? ठीक है। अब ये बाल को मुलायम कर दे, आपको लगेगा नहीं, है ना? आई धीरे, शाबाश। अरे वाह, वाह भाई वाह। फिर वो मेरा सिर दोनों घुटनों के बीच सख्ती से दबाकर अपना काम करने लगता था। उसके बाद वो हज्जाम मेरे सिर पर सख्ती से खटाई रगड़ता था। और हाँ, वो जमींदारों के खिलाफ अपने बुग़्ज़ का मुजाहरा मुझ पर करता था। वालिद साहब से बहुत अदब और नरमी से बात करके वो सिर पर अपना काम निहायत इज़ा रसानी से करता था। फिर वो उस्तुरे से बाल मुनता था। उसके बाद सिर को खटाई से रगड़ रगड़ कर साफ करता था। ये बहुत ही कठिन मंजिल थी जिससे मुझे गुजरना पड़ता था। तकरीबन 60-70 बरस पहले हमारे अवध के मौज़ात में इंसानी आबादी के पुरसुकून माहौल पर खेतों, बागों और जंगलों की फिजा हावी रहती थी। यानी इंसानों का शोरगुल कम, जानवरों और चिड़ियों की आवाज़ें ज़्यादा सुनाई देती थी। फागुन और चैत के महीनों में फूलों की खुशबू से दिमाग मुअत्तर रहता था। हमारे जंगल में टेसू के फूलों का रंग और करौंदे के फूलों की खुशबू से ऐसी रूमानी और ख्याली अंगेज थी कि किसी भी इत्र या परफ्यूम में यह खुशबू मुझे आज तक नहीं मिली। अब आप कैसी तब्दीली महसूस कर रहे हैं? इंसानों, ट्रैक्टरों और ट्रकों की समा खराश आवाज़ों के बजाय बैलों की जां बजा हल जोतने तक बाकी इंसानी आवाज़ें सन्नाटे को चीरती हुई फजा में डूब जाती थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे बचपन का हिंदुस्तान 1000 बरस पहले के हिंदुस्तान से मुख्तलिफ न था। सनदी तौर पर तमाम बरकतें और उल्फतें मेरी ज़िंदगी में ही सामने आई थी। कम से कम हमारे अवध के देहात के हवाले से ये बात बिल्कुल सही है। बिहारी लाल सरकार, ये फसल कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। अरे मियाँ थोड़ा सब्र करो। अगर आप इसी तरह से वो क्या कहते हैं नगल अंदाज करियो तो यह फसल आपको एक दिन जिल्लत दिखाई है। ठीक है, ठीक है। रावत, ओ रावत, तनी बाहर आओ। अरे जिलादार साहब, आज इतन बाहर काहे खड़े चिल्लावत हो? घाम में खड़े हो तरी भीतर आ जाते। हम कहीं तनी बरोठे में आए के जुड़ावाई कर ले, कुछ शरबत पानी पी ले। अरे भीतर तो आ जाएं, पर भीतर आने हमको थोड़ी कराहत महसूस होता है। जिलेदार साहब, आज ये तुम कौन तय के बदखाव कर रहे हो? हैं? देखो हम लगान वसूल करे आए हैं। मियाँ वो खड़े हैं सामने। अपने आदमी को बाहर भेज दो। कह रहे नाम रावत आज घर मान आए हैं, पऊ नहीं गए हैं, परौ लौट के आई हैं। अगर तुम कहो
तो हम मालिक से कहकर तुम्हारा लगान आधा माफ कराए दे। अपने आदमी का बाहर भेज दो। कही तो रहे न, आज रावत घर में ना आई है, पाऊ नहीं गए हैं, पर लौट के आई हैं। भाई बदकिस्मती से 2 ही साल बाद 1939 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मुझ पर मसाहब का पहाड़ टूट पड़ा। करीब तरीन खूनी रिश्ता रखने वाले अजीज मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के लिए मेरी जान के दुश्मन हो गए। फिर आपकी परवरिश कैसे हुई? जिले के अफसरान को जब पता चला तो पुलिस ने मुझे हिफाजत में ले लिया। मेरा ताल्लुका मेरे नाबालिग होने की वजह से कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तहसील में चला गया। घर का सारा सामान मैं ज़ेवरात अजीज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया। निहायत कीमती असलहे सरकारी ख़जाने में जमा हो गए, जहां मुताल्लिका हुक्काम ने उन्हें फ़रोख्त किया। 12 बोर के 2 विलायती बंदूकें सिर्फ 12 आने याद आँखों को याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना। याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास। एक परछाई सी लहराती है